हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? सालों से रोहित शेट्टी हैज बीन सिनोनिमस विद दिस। इधर अल्लाह अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। And not just with audience, but also with himself. He calls himself the Michael Bay of India. So you can call me the Michael Bay of India then. Absolutely. अगर आप नहीं जानते माइकल बे कौन है, तो माइकल बे हॉलीवुड के रोहित शेट्टी है। वो ट्रांसफॉर्मर्स मूवी फ्रेंचाइज के डायरेक्टर है और वो भी जाने जाते हैं अपने ह्यूज एक्शन सेट पीसेस के लिए और एक्सप्लोजन्स के लिए। सच बोलूं तो रोहित शेट्टी और माइकल बे दोनों को फिल्म फ्रेटर्निटी से इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं। एंड बाय फिल्म फ्रेटर्निटी आई मीन द क्रिटिक्स। It's trashy, it's massy. Oh God. क्रिटिक्स उनकी मूवी को लोब्राउ एंटरटेनमेंट या फिर एंटरटेनमेंट ही नहीं मानते, लेकिन फैंस इन मूवी को बहुत पसंद करते हैं। और आप मानो या ना मानो, हमको ये सीन और ऐसे सीन्स बहुत ज्यादा पसंद है। हम रोहित शेट्टी की मूवीज से कोई हाईब्राउ सिनेमा जैसे क्रिस्टोफर नोलन या संजय लीला बंसाली टाइप मूवीज एक्सपेक्ट नहीं करते। हम उनसे लाउड ब्लास्ट और फास्ट कार्स एक्सपेक्ट करते हैं। बेसिकली देसी फास्ट एंड फ्यूरियस। और हमको एज एन ऑडियंस जो चाहिए रोहित शेट्टी ने बार बार डिलीवर किया है, लेकिन सिंघम अगेन के ट्रेलर को देख के ऐसा लगता नहीं कि वो इस बार ये कर पाएंगे। सो लेट्स टॉक एंड डिस्कस क्या गलत हो गया रोहित शेट्टी से दैट ही वाज नॉट एबल टू मीट हिज स्टैंडर्ड्स। माइकल बे को पता है कि हमें उनकी मूवी से एक्शन और ह्यूज सेट पीसेस की एक्सपेक्टेशन है, सो वो वही डिलीवर करते हैं। लेकिन वो सेम एक्शन सीन अलग अलग तरीके से नहीं देते। वो हर एक एक्शन सीन में या फिर हर एक मूवी में अलग तरीके के एक्शन सीन्स देते हैं जो हमने पहले नहीं देखे। दैट इज व्हाट सेपरेट्स इट फ्रॉम बीइंग रेपिटेटिव। हमने ट्रांसफॉर्मर्स 1 और 2 में एक्शन बहुत देखा है, बट एक ऑल आउट वॉर हमने ट्रांसफॉर्मर्स 3 में देखा। ट्रांसफॉर्मर्स 1 और 2 दोनों में हमने ऑप्टिमस प्राइम का रूथलेस साइड बहुत कम देखा था, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स 3 में हमने ऑप्टिमस प्राइम को ऑल आउट जाते देखा, नॉट होल्डिंग एनीथिंग बैक। एंड सच बोलूं तो वो उसके सबसे बैड मोमेंट्स में से एक था। अब यही कॉन्ट्रास्ट करते हैं सिंघम अगेन से। अब सिंघम अगेन के ट्रेलर में हम वही बजूका को साइड स्टेप करते वाले स्टेप्स देख रहे हैं, चलती हुई गाड़ी से अजय देवगन का निकलने वाला शॉट और टाइगर श्रॉफ के उछलते रहने वाले शॉट। हम सब रोहित शेट्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कॉर्पियोज उड़ेंगी, गाड़ियां उड़ेंगी, बड़े एक्सप्लोजन्स होंगे, बट जब वही सेम टू सेम चीज हम बार बार देखते हैं तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं एंड सच बोलूं तो बोर भी हो जाते हैं। बोरिंग। हम सब अग्री करेंगे कि माइकल बे जरा भी सटल नहीं है अपने फिल्म मेकिंग में। उनकी मूवीज में ओवर द टॉप एक्शन होगा ही होगा, लेकिन उनको उस एक्शन को पेस करना आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टार्ट करोगे एक गन से और बाद में बढ़ोगे एक एक्सप्लोजन तक, एक बजूका तक। उनको पता है कि कब एक्शन और एक्सप्लोजन्स पे हल्का सा कंट्रोल करना चाहिए ताकि एक तरीके का टेंस इमोशन बिल्डअप हो, और उनको ये भी पता है कि कैसे ग्रेजुअली इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम सिंघम अगेन के ट्रेलर को एज एन एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। There is just too much happening at the same time for us as an audience to care about anything. अगर हर एक सेकंड कोई ना कोई एक्सप्लोजन हो रहा है या फिर कोई ना कोई बुलेट चल रही है, तो एज एन ऑडियंस हम केयर नहीं करेंगे किसी भी एक्शन सीन के बारे में। हम यूज्ड टू हो जाएंगे, और यही बात आई गेस रोहित शेट्टी भूल गए हैं। अगर हमको रेपिटेशन के जगह एक्सपेक्टेशन पे डिलीवर करना है तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। टाइगर श्रॉफ को सेम टू सेम छलांगे मारने के जगह टाइगर श्रॉफ से एक अच्छा एक्शन सीन बनवाते और वो ट्रेलर में डालते। वो होता एक्चुअली एक्सपेक्टेशन पे बिल्डअप करना, ना कि रेपिटेशन। इवन इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ टॉकिंग रोबोट्स दैट बिकम कार्स, देयर इज अ बेसलाइन ऑफ लॉजिक। माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर्स में अगर आप देखेंगे तो अगर कोई एक्सप्लोजन्स के आसपास है तो उसको चोट लगेगी या फिर वो मरेगा। एक बेसलाइन लॉजिक है। अगर कोई गिरेगा तो उसको चोट लगेगी। और सिंघम अगेन में हम क्या देखते हैं? करीना कपूर और अजय देवगन के बस 2 फुट दूर एक एक्सप्लोजन होता है। अजय देवगन के साइड से एक बजूका जाता है, लेकिन इम्पैक्ट कोई नहीं है। कुछ भी
और यही लॉजिक को जब आप फॉलो नहीं करते तब इश्यू ये होता है कि किसी भी एक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। हमें माइकल बे की मूवीज में हर एक एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट क्यों रहता है? क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है, एक बेसलाइन है। अगर कोई ट्रांसफॉर्मर पे भी गोली चली है तो उसको वो फील होगा। कोई अगर बड़ी हाइट से गिर रहा है तो उसको वो फील होगा। किसी के आसपास एक्सप्लोजन चल रहा है तो उसको वो फील होगा। लेकिन जब हमारे कैरेक्टर्स को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो एज एन ऑडियंस हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज एन ऑडियंस हमें पता है कि किसी भी कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होगा। एंड लॉजिक पे एक और बात करते हैं। इस शॉट में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर या जो भी कैरेक्टर है इधर कहाँ एम कर रहे हैं? ये एक डिसेंट लॉजिक होता है। अगर आप किसी भी मूवी में देखेंगे जहां एनिमी है वहां एम करके शूट करते हैं, लेकिन इधर क्या बकचोदी चल रही है? बस ऐसे सर्कल सर्कल में किसी को भी मार रहे हो। इसका कोई भी लॉजिक है, कोई भी सेंस है? कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। ऐसी ही सेंसलेस चीजों की वजह से एज एन ऑडियंस यू स्टॉप केयरिंग इन द मूवी। आप इन्वेस्टेड नहीं रहते मूवी में एंड इसके वजह से ही एक खराब मूवी बनती है, इसके वजह से ही एक फ्लॉप मूवी बनती है। इन अ वॉर जहां रोबोट एलियंस फाइट कर रहे हैं, जहां पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आप कैसे एक ऑडियंस को इमोशनली कनेक्टेड रखेंगे, इमोशनली इन्वेस्टेड रखेंगे? सिंपल सा तरीका है, आप अपने ह्यूमन कैरेक्टर्स को लीजिए और उन्हें ह्यूमन टाइप प्रेडिकमेंट में डालिए, ह्यूमन टाइप चैलेंजेस में डालिए। जैसे एक टूटती हुई बिल्डिंग से एस्केप करना, इससे एक स्टेक्स बिल्डअप होते हैं, एक रियलिस्टिक स्टेक्स जिससे आप खुद रिलेट कर पाएंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने फाइटिंग एलियंस देखे हैं, बट किसी ना किसी को फियर ऑफ हाइट्स होंगे ही। सो दैट बिल्ड्स अ कनेक्शन, दैट बिल्ड्स इन्वेस्टमेंट इन एन ऑडियंस। लेकिन एक मूवी जिसमें इतना सब कुछ हो रहा है, एक ऑडियंस कैसे इन्वेस्टेड रहेगी? These are just moving pictures in front of you, not a story, not a character that you actually care about. फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर्स मूवी 2007 में आई थी, लेकिन उसका VFX आजकल के ज्यादातर VFX मूवीज से बेटर है, क्योंकि उन्होंने फिल्म बनाते वक्त बहुत ही ज्यादा केयरफुली प्लानिंग की थी। उन्होंने बहुत ही ज्यादा सोच समझ के फिल्मिंग की थी, जिससे उन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और VFX का एक अच्छा ब्लेंड बनाया था। सब कुछ VFX या ग्रीन स्क्रीन पे नहीं छोड़ा था। लेकिन हमारे रोहित शेट्टी भाई साहब को पता नहीं क्या हो गया, एक नॉर्मल लोकेशन पे जाके शूट भी नहीं हो रहा, क्लियर दिख रहा है कि ग्रीन स्क्रीन है। इतने बड़े बजट पर इतनी लेजी फिल्म मेकिंग मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस चीज का एक रीजन ये हो सकता है कि उनके पास जितना भी पैसा था ज्यादातर तो उन्होंने एक्टर्स को दे दिया, तो फिल्मिंग के टाइम पे कहां से बजट रहेगा? 150 रुपया देगा। एक मूवी का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप उस मूवी में कंप्लीटली इन्वेस्टेड रहो, आप अपनी जिंदगी में से निकल के उस मूवी के यूनिवर्स में स्टेप इन करो, और इसको बोलते हैं इमर्जन। लेकिन ये इमर्जन तब टूट जाता है जब ऐसे सीन सामने आते हैं जो क्लियरली ग्रीन स्क्रीन पे बने हैं। तब आप भी एज एन ऑडियंस सोचते हो ये क्या देख रहा हूं मैं। इन ऑल ऑनेस्टी आई हैव टू से दिस, आई रियली लाइक रोहित शेट्टी। मैं उन पे कोई हेट नहीं करता, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनको पता है कि वो किस टाइप का सिनेमा बनाना चाहते हैं एंड वो बनाते हैं। मैं उनकी मूवीज को भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई वांट हिम टू गेट बैक, आई वांट हिम टू बी बेटर, टू डू बेटर। You've got to do better, Senator. तो आप लोगों को क्या लगता है, मेरे पॉइंट्स वैलिड थे या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई होप फ्यूचर में मैं रोहित शेट्टी की मूवीज एंजॉय कर सकूं, वो अच्छी मूवीज बनाए। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड आई थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप टू सी यू गाइज सून। पीस एंड बाय।